हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 गॉस की प्रमेय। इसके अंतर्गत हम लोग आज जानेंगे अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है और कैसे इसका फार्मूला डिराइव करेंगे। उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फिनिटी लेंथ का एक यूनिफॉर्म चार्ज्ड स्ट्रेट वायर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर कंसीडर करना पड़ेगा। ये वायर है इन्फिनिटी लेंथ का, ठीक है। सपोज अब अनंत लंबाई का होगा तो ये बहुत बड़ा होगा, उसमें से मैं एक छोटा सा पीस ब्रेक करूँगा। ये इन्फिनिटी लेंथ का वायर, ठीक है जी। अब इधर भी अनंत लंबाई का ही होगा। तो सपोज ये स्ट्रेट वायर है, एक सीधा तार है जिस पे यूनिफॉर्म रूप से यानी एक समान रूप से चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। एक समान रूप से धनावेशित तार है मेरे पास, सीधा तार है बट इन्फिनिटी लेंथ का है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको बताया था कि यदि मेरे पास एक स्ट्रेट वायर हो जो कि चार्ज्ड हो, तो आप पहले हमें ये बताओ कि यदि ये चार्ज मतलब एक तार होगा जिस पे चार्ज इस तरह से चार्ज सेपरेट होगा, ये इन्फिनिटी लेंथ का होगा, तो उसमें से हम एक डिफिनिट लेंथ का, एक परिमित यानी सीमित लेंथ का वायर कंसीडर्ड करेंगे जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे ये जानेंगे कि यदि मेरे पास ये जो तार होगा, तो जनरली जो तार होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, यानी बेलनाकार होता है, ठीक है। तार में लेंथ भी होता है, उसकी विड्थ भी होती है और कुछ न कुछ मोटाई भी होती है तार की। तो तार जस्ट लाइक सिलेंडर होगा, बट जो चार्ज उस पर स्टोर होगा वो तो तार के केवल और केवल लेंथ पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो तार होगा, चालक तार, उस पे जो चार्ज सेपरेट होगा वो तो केवल लंबाई में होगा, क्योंकि जो तार होगा उसे एज एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे हम ऐसे। अब इस पे चार्ज स्टोर है तो इसका मतलब एक परिमित लेंथ, एक इन्फिनिटी लेंथ का वायर है, लंबाई अनंत लंबाई का तार है, रेखीय लेंथ होगी इसकी, यानी इसकी लंबाई पर केवल चार्ज स्टोर होगा। तो मैंने आपको बताया था कि यदि चार्ज किसी ऐसे सरफेस पर स्टोर हो जो कि रेखीय हो, जैसे किसी लेंथ की बात करें, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा, मतलब जो तार होगा, उसे हम एक स्ट्रेट वायर के रूप में जब कंसीडर करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि वो एक सीधा तार है जिसकी लंबाई पर केवल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसके लेंथ पर केवल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमने आपको बताया था कि यदि रेखीय चार्ज होगा, चार्ज जो स्टोर होगा वो केवल लेंथ पर होगा, चाहे केवल हाइट पे होगा, चाहे केवल एरिया पे नहीं, चाहे लंबाई पे हो या चौड़ाई पर, या फिर केवल और केवल ऊंचाई पर, किसी एक ही पर हो, यानी रेखीय रूप से हो, एक समान रूप से फैला हो, केवल लेंथ पर ही हो। तो उस केस में गोली गॉसियन पृष्ठ कैसा कंसीडर करते हैं। मैंने लिखाया था आपको 3 बातें कि यदि मेरे पास चार्ज पॉइंट चार्ज हो तो उसकी वजह से जो गॉसियन सरफेस हम सेलेक्ट करते थे उसे हम गोलाकार लेते थे, और यदि रेखीय चार्ज होगा, किसी लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो वैसे केस में जो गोली गॉसियन सरफेस सेलेक्ट किया जाता है वो सिलेंड्रिकल लिया जाता है। तो इस केस में जो गॉसियन सरफेस सेलेक्ट किया जाएगा वो कैसा लिया जाएगा, गॉसियन मतलब सिलेंड्रिकल शेप का, गॉसियन नहीं, सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस लिया जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिया जाएगा, क्यों हम बेलनाकार ही लेंगे? तो बेलनाकार यदि नहीं लेंगे तो दिक्कत ये हो जाएगी कि यदि आप आयताकार मानोगे तो आयताकार शेप में हो सकता जो तार हो वो केवल और केवल जो गॉसियन सरफेस है वो केवल इस वाले हिस्से को ही कवर करे, इस वाले एरिया को ना कवर कर पाए, है ना। तो इसी वजह से हम सिलेंड्रिकल लेंगे। जब बेलनाकार तार कंसीडर करेंगे तो उस बेलनाकार तार के अंदर इसके सारे के सारे चार्ज स्टोर हो जाएंगे। जैसे ऐसे समझो, यदि ये मेरे पास एक इन्फिनिटी लेंथ का वायर है, ये मेरे पास एक वायर है, जस्ट लाइक कंसीडर करो, ये इन्फिनिटी लेंथ का एक तार है मेरे पास, ये वायर है, और इसकी जो लेंथ है ये काफ़ी बड़ी है, लेंथ बहुत बड़ा है। तो इसके लिए अब इस पर चार्ज यूनिफॉर्म रूप से चार्ज स्टोर होगा।
ये जो तार होगा इस पे यूनिफॉर्म रूप से पॉजिटिव चार्ज हमने कंसीडर कर रहे हैं कि एक समान रूप से इस पर वितरित है। तो इसके लिए हमें जो गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा वो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर ये पूर्णतया ढक जाए। तो हम यदि सिलेंड्रिकल शेप का लेंगे तो सिलेंड्रिकल शेप का ये जो बेलनाकार गॉसियन सरफेस होगा इसके अंदर इस पे जितने भी चार्ज पार्टिकल स्टोर होंगे वो सारे के सारे इस गॉसियन सरफेस के अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी कवर्ड हो जाएंगे। इसी वजह से ऐसे केसेस में हम जो गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन करेंगे वो सिलेंड्रिकल शेप का होगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि ये तार बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिटी लेंथ का है, तो इसके वजह से हम तो अनंत लंबाई का गॉसियन सरफेस ले नहीं सकते। उसके लिए हम इस तार को जो इन्फिनिटी लेंथ का है एक परिमित लंबाई का कंसीडर करके उसके वजह से पता करेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे हम एक सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, एक बेलनाकार गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। ठीक है जी। अब ये गॉसियन सरफेस है जो कि इसे कवर्ड करने के लिए बनाया गया है। ठीक है जी, ध्यान से समझो। ये है आपका गॉसियन सरफेस, गॉसियन प्रेस्ट। अब क्या करेंगे, इसकी लेंथ हम कंसीडर करेंगे कि जो तार होगा जो कि इन्फिनिटी लेंथ का, उसमें से हमने परिमित लंबाई एक एल लंबाई का गॉसियन सरफेस सेलेक्ट किया है, या एल लेंथ के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि ये जो गॉसियन सरफेस हमने सेलेक्ट किया है उसके वजह से किस किस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। जैसे समझो कि यदि ये मेरे पास सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस है तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है वो इसके गोली पृष्ठ की वजह से आएगी। ये वाला जो सरफेस होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके वजह से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है हमें ये पता करना पड़ेगा। और उसके बाद मुझे इसके इस वाले प्लेन जो समतल पृष्ठ होगा इसका, यहाँ से भी पता करना पड़ेगा इस समतल पृष्ठ से कि यहाँ से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है। जितना ऊपर से फ्लक्स आएगा उतना ही नीचे से भी फ्लक्स आएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले 3 जगहों पे फ्लक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। 2 तो इसके समतल पृष्ठों से, अपर और लोअर वाले से, और तीसरा होगा जो इसके वक्री पृष्ठ होगा, इसका जो वक्राकार ये पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ जिसको वक्री पृष्ठ कहेंगे, इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है। तीनों को ऐड करेंगे तो इस सिलेंड्रिकल शेप से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि जो ये मेरा सिलेंडर का एक्सिस होगा वो तार के ही एक्सिस पर होगा। ठीक है, ऐसा कंसिडर करेंगे। अब हम मान लेंगे कि इसका जो एक्सिस है, इस सिलेंडर का एक्सिस, वो तार के ही एक्सिस पर है, जहाँ से स्मॉल आर दूरी पे एक रेडियस कंसीडर करेंगे। स्मॉल आर दूरी पे सपोज करेंगे कोई पॉइंट्स होगा, लेट सपोज उस पॉइंट का नाम हम पी दे देते हैं, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले छोटा सा पीस ले लेंगे। इस छोटे से पीस की वजह से हम पहले पता करेंगे कि इस छोटे से पीस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ रही है। इस छोटे से पीस की वजह से हमें यदि पता लग जाएगा तो हम इस छोटे छोटे पीस को पूरा जमा कर देंगे, जिसकी वजह से पूरे वक्राकार पृष्ठ की वजह से कितना फ्लक्स पास आउट होगा वो हमें पता लग जाएगा। तो इस पी पॉइंट्स पर एरिया वेक्टर हम आपसे पूछेंगे, एरिया वेक्टर कहाँ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा। तो आपको पता है कि यदि आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है, यानी धन आवेश से दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और इस वक्राकार पृष्ठ पर जहाँ पे हम एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो उसके वक्र पृष्ठ पर एरिया वेक्टर तो हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होता है। तो इस वाले पृष्ठ की वजह से जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो भी इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। थोड़ा सा मैंने पृष्ठ लिया है, इस वजह से हम यहाँ पे डी ए लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा पीस है तो उसका एरिया बहुत थोड़ा सा होगा, एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मेरा ई होगा। बात करेंगे, ये तो रहा वक्राकार पृष्ठ की वजह से हम पता कर पाएंगे कि कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है। हम समतल पृष्ठ पर भी निकालेंगे। तो यदि समतल पृष्ठ पर हमें पता करना है कि कितना फ्लक्स पास आउट होगा तो उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा इस समतल पृष्ठ पर एरिया वेक्टर किधर है। तो जवाब है एरिया वेक्टर तो हमेशा पृष्ठ से लंबवत बाहर की तरफ ही होगा, चाहे इस साइड हम निकाल लें चाहे
राइट हैंड साइड में निकाल लेना, कहीं पे भी निकाल लें। लेकिन इस समतल पृष्ठ पर जब हम पहुँचेंगे तो यहाँ यदि पता करने की कोशिश करेंगे कि एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो एरिया वेक्टर हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगा। तो इस केस में जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा, कहाँ, बाहर की तरफ। ठीक है, जो एरिया वेक्टर होगा, यदि छोटा सा एरिया हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, छोटा सा एरिया यहाँ पे कंसीडर करेंगे, तो इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से दूर होगा इधर की तरफ, बट एरिया वेक्टर इसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगा। शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता कि जस्ट लाइक इसको ऐसे समझो कि यदि मान लीजिए, यदि कल्पना करिए कि ये आपका सिलेंड्रिकल शेप का है ना, ये सिलेंडर शेप का है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ये सिलेंडर शेप का है, और यदि सिलेंडर शेप का है तो इसके वजह से हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं फ्लक्स। तो इस वाले सरफेस से हम फ्लक्स पास आउट कर पा रहे हैं, इस वाले सरफेस से हम फ्लक्स पास आउट कर पा रहे हैं, क्योंकि एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस पर लोगे तो ये पृष्ठ के लंबवत हर जगह बाहर की तरफ होगा एरिया वेक्टर, और ई का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूर होगा। लेकिन जब हम समतल पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो समतल पृष्ठ में जो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला हिस्सा, ये सामने वाला जो हिस्सा है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्लेन है। तो इसकी वजह से जो एरिया वेक्टर होगा ये पृष्ठ के लंबवत कहाँ होगा, बाहर की तरफ। ये वाला जो एरिया वेक्टर होगा इसके वजह से ये पृष्ठ के लंबवत कहाँ होगा, बाहर की तरफ, इस तरफ भी। और यहाँ वाला जो हिस्सा होगा जो आपको प्लेन दिखाई दे रहा होगा, समतल होगा, इस समतल पृष्ठ से यहाँ भी निकालेंगे एरिया वेक्टर तो ये भी होगा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ। बट एरिया वेक्टर का होगा, एरिया वेक्टर हमेशा इसके जो वक्राकार पृष्ठ है उससे दूर होगा हमेशा, है ना। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो धनावेश से दूर होता है। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, नीचे यदि बात करेंगे तो वो भी यहाँ पे एरिया वेक्टर इस प्लेन सरफेस से भी दूर ही होगा, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर ही होगा, इधर होगा। ठीक है, ओके जी। तो हम दो जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे जितना आएगा उतना यहाँ पर भी आएगा, और एक वक्राकार पृष्ठ से फ्लक्स पास आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे इसमें क्या हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें पता करना है कि अनंत लंबाई का मेरे पास तार है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो ध्यान से देखो, निर्वात अथवा वायु में स्थित अनंत लंबाई के चालक तार पर अनंत लंबाई के चालक तार पर एक समान रूप से धनावेश फैला हुआ है। चालक से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। देखो, इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं बिंदु P से गुजरने वाला क्या लिख रहे हैं यार, गुजरने वाला कुल फ्लक्स, बिंदु P से कितना फ्लक्स पास आउट होगा उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि ये जो P पॉइंट्स है जो कि R डिस्टेंस पर है, इससे टोटल फ्लक्स कितना पास आउट हो रहा है। तो हमें पूरे हिस्से से निकालने के लिए, यानी समतल वक्राकार पृष्ठ से निकालने के लिए, हम इस छोटे से पीस की वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। टोटल पीस से यदि हमें चाहेगा तो हमें पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो φ1 लिख रहे हैं जो कि वक्र पृष्ठ है, तो वक्र लिख रहे हैं यहाँ पे φ1 वक्र, है ना। φ1 वक्र का मतलब वक्राकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। टोटल इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, वेक्टर ई डॉट डी ए इज इक्वल टू ई डी ए कॉस ऑफ थीटा देख के फिगर्स में बताओ आप थीटा कितना आएगा। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों एक ही तरफ है, तो इस केस में एंगल कितना बनेगा, जवाब होगा 0। तो cos ऑफ 0, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो
यूनिफॉर्म होगी एक समान रूप से, किसी भी पॉइंट से यहाँ से देखोगे तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान रूप से बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ। तो ई का मान पृष्ठ पर हर जगह एक समान होगा, तो इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे। cos 0 का मान 1 होगा, बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dA। अब इस dA को इकट्ठा करोगे तो टोटल ये जो सिलेंड्रिकल शेप का वक्र पृष्ठ दिखाई दे रहा है, जो बेलन का वक्र पृष्ठ है वो आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो? जैसे इसको समझो, आप इस छोटे से पीस के वजह से यहाँ से यहाँ पता करना चाह रहे हो कितना फ्लक्स आएगा। तो टोटल dA जब कलेक्ट करोगे आप, तो ये पूरा dA को कलेक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, इस पूरे वाले जो सिलेंडर है, बेलन है, उसका वक्र पृष्ठ आ जाएगा। अब बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे? तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए आपको चाहेगा सबसे पहले नीचे वाले बेलन, जो नीचे वाला शेप होगा, जो सबसे नीचे वाला शेप है, वो वृत्त की परिधि बन रही है 2πr। ठीक है, ऐसे 2πr कई सारे 2πr होंगे, क्योंकि ठोस बेलन की यहाँ बात हो रही है, तो कई सारे 2πr होंगे। 2πr यदि कलेक्ट करेंगे तो उसमें ये हाइट भी तो होगी। अरे भाई ऐसे समझो, जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब dA निकालेंगे, नेट वक्र पृष्ठ निकालेंगे इस सिलेंडर का, तो उस केस में हमें ज़रूरत पड़ेगी टोटल फ्लक्स की। टोटल फ्लक्स कैसे निकल पाएगा? तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम आपसे यदि बात करें कि यदि हम एक वाले जो नीचे बेलन ये बन रहा है, वृत्त बन रहा है, नीचे वृत्त बन रहा है, एक वृत्त का यदि क्षेत्र वो वक्र पृष्ठ निकाले, सर्कमफरेंस निकाले, परिधि निकाले, तो वो आएगा 2πr। कितना आएगा इसका? 2πr। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे होंगे जो कि 2πr रखे होंगे। तो आखिर कितना इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ कितना आएगा, इसका वक्र पृष्ठ कितना आएगा? टोटल वक्र पृष्ठ की बात करें यदि, तो 2πr एक का होगा, वैसे दूसरे का भी 2πr होगा, तो इसकी कुछ हाइट भी तो होगी। यदि 2πr एक के 2πr में, एक की परिधि में टोटल हम पता कर लें कि कितना हाइट है, सबसे गुणा कर दें तो 2πr इंटू h करने पर इसका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। किसका? सिलेंडर का। समझ पा रहे हो? तो dA कितना आएगा इस सिलेंडर का, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr इंटू h। तो h के स्थान पर कितना रखेंगे? l रखेंगे। तो E इंटू 2πr इंटू l, ये आ गया वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। अब हम निकालेंगे समतल भाग से गुजरने वाला फ्लक्स, तो इसे हम इरेज कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे φ2 समतल, यानी समतल पृष्ठ से कितना फ्लक्स पास आउट होगा। समतल पृष्ठ से पता करने के लिए आप देख पा रहे हैं कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे टोटल इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA जब आप करोगे, E डॉट dA, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली 0 आएगा। क्यों? टोटल इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इंटू कास ऑफ थीटा 90 डिग्री आएगा। कास 90 का होता है 0। इसका मतलब अपर वाले प्लेन इसका मतलब अपर वाले समतल पृष्ठ से और लोअर वाले समतल पृष्ठ से दोनों जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो 0 ही आएगी। कितना आएगी? 0। यहाँ भी 0 आएगी और नीचे भी 0 आएगी। तो हम ऊपर वाला जब निकाल लें कि 0, तो नीचे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? 0, क्योंकि यहाँ पर भी एरिया वेक्टर जब भी होगा वो पृष्ठ के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दाहिने तरफ होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल फाइंड आउट होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो नेट फ्लक्स निकालेंगे, कुल फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो कुल फ्लक्स के लिए हमें फाई बराबर φ1 और φ2 को ऐड करना होगा। φ1 प्लस φ2। φ1 वक्र वाला पृष्ठ होगा और φ2 समतल पृष्ठ होगा। ठीक है, ये वक्र वाले की वजह से आएगा और ये समतल वाले की वजह से आएगा, प्लेन वाले की वजह से। ठीक है, तो जो φ1 वक्र है उसका वैल्यू आया मेरे पास E इंटू 2πr इंटू एल, प्लस प्लेन वाले की वजह से जो आया वो 0 आया है। और आपको पता है गॉस के लॉ से कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपान एप्सिलॉन 0 होता है। फाई इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपान एप्सिलॉन 0। यहाँ क्या रखेंगे? Q अपान एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से मेरे पास आ गया Q अपान एप्सिलॉन 0। E का वैल्यू निकालेंगे तो Q अपान 2π एप्सिलॉन 0 R इंटू 1/L, है ना। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2π एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R इंटू एल, Q/R इंटू एल, R इंटू एल इज इक्वल टू क्या? ये E। अब हमें पता है कि हम यहाँ से सिंपली इसके लेंथ पर यदि चार्ज यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूट है तो रेखीय आवेश घनत्व की वजह से हम ये पता करेंगे कि आखिर इतने एरिया में कितना चार्ज है, क्योंकि गॉस लॉ तो डिपेंड करता है ना। गॉस लॉ क्या पूछेगा? वो बताएगा कि उसके अंदर कितना चार्ज है, नेट चार्ज पता करना हमें। तो हमें पता है कि इसके लेंथ पर जो चार्ज होगा वो कितना स्टोर है, उसके लिए हम ये मानते हैं कि इसका जो रेखीय आवेश घनत्व होगा तार का
वो लेमडा होगा, तो लेमडा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एल, ये आपको पता है। तो क्यू हम निकालेंगे तो क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा लेमडा इंटू एल। इस क्यू का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरे पास फार्मूला आएगा, ये आ जाएगा लेमडा, क्यू के स्थान पर रखेंगे लेमडा इंटू एल अपान के 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एल इज इक्वल टू ई। लेंथ से लेंथ ब्रेक डाउन हो जाएगा, सॉरी ब्रेक डाउन नहीं, कट जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ई इज इक्वल टू मेरे पास फार्मूला आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा। ठीक है जी, क्या आ जाएगा लेमडा, क्या आ जाएगा लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है जी, समझ पा रहे हो। यहाँ आर बचेगा मेरे पास ना, आर कहाँ छोड़ दिया, आर एल होता है ना, यहाँ पे आर एल होता है, क्या होता है आर एल, आर इंटू एल होता है, आर इंटू एल। यहाँ क्या लिख देंगे लेमडा बाई आर, सॉरी यार 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लेमडा बाई के आर। ये आर क्या है, चालक से जो एक अनंत लंबाई का चालक तार है उसके केंद्र से उस दूरी, उस बिंदु की दूरी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये लेमडा क्या है, लेमडा है रेखीय आवेश घनत्व। लेमडा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। और सब कुछ आप जानते ही हो, ई एप्सिलॉन, ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ई क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये फार्मूला निकल के आ गया कि अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो सूत्र होगा E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लेमडा बाई आर। इससे जाहिर क्या हो रहा है कि यदि आप तार चाहे अनंत लंबाई का लें या फिर सीमित लंबाई का लें, इलेक्ट्रिक फील्ड डजेंट डिपेंड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से कोई मतलब ही नहीं है कि तार अनंत लंबाई का है या सीमित लंबाई का है, क्योंकि फार्मूले में आप देख पा रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंथ पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। कि कर रही है, नहीं कर रही है। तो इसका मतलब चाहे हम अनंत लंबाई का तार लें चाहे सीमित लंबाई का तार लें, उससे डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करेगा, कोई मतलब ही नहीं होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। ठीक है, तो ये फार्मूला आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लेमडा बाई आर। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, शेष हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।